मेरी जो सीए की जर्नी स्टार्ट हुई थी वो थैंक्स टू पराग सर ही हुई थी, बिकॉज पराग सर वाज द मोटिवेशन। उनको देख के मेरे एक जो कह सकते तमन्ना जागी थी कि सीए मुझको भी करना है, अपने कहा कि सीए देखना है। तो पराग सर से हमने क्लास 11 से पढ़ना स्टार्ट किया था, एंड तब से ही मेरा एक गोल सेट हो गया था सीए करने का। हेलो शिलिन, हेलो श्रीराम, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया सर, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक है सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आज इतने सालों बाद तुमसे मुलाकात हो रही है और इतना बढ़िया लग रहा है। और अपने सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये बता देता हूँ कि शिलिन भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और श्रीराम भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो आज का जो पूरा इंटरव्यू सेशन है बेसिकली वो तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच में कुछ गपशप होने वाली है, जो बच्चों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद रहने वाली है। तो सबसे पहले शिलिन तुमसे शुरू करना चाहूँगा। जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, उनको अपने बारे में, अपनी पूरी एक जर्नी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में अपने बारे में बता दो कि तुमने क्या करा है अभी तक और अभी आजकल क्या कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल। तो बेसिकली जो मेरी सीए की जर्नी अगर मैं बोलूँ स्टार्ट हुई थी 2013 में स्टार्ट हुई थी। एंड जैसा कि आपको आई थिंक गेस हो गया होगा, मैंने फिर रेगुलर कॉलेज के साथ किया था, एंड अकॉर्डिंगली 2019 में सीए क्लियर हो गया, तो एक साल हो गया है। एंड तब से मैंने अराउंड 7 मंथ्स के अराउंड मैंने जॉब भी करी है, एंड एज ऑफ नाउ टुडे मैं अपनी एक खुद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो लास्ट के अराउंड 1.5-2 मंथ से मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है। एंड मेरी जो सीए की जर्नी स्टार्ट हुई थी वो थैंक्स टू पराग सर ही हुई थी, बिकॉज पराग सर वाज द मोटिवेशन। उनको देख के मेरे एक जो कह सकते तमन्ना जागी थी कि सीए मुझको भी करना है, अपने कहा कि सीए देखना है। तो पराग सर से हमने क्लास 11 से पढ़ना स्टार्ट किया था, एंड तब से ही मेरा एक गोल सेट हो गया था सीए करने का। एंड यही मेरी मोटी मोटी जर्नी रही है सीए की। हाँ शिलिन, बिल्कुल मुझे याद है तुम 11th में आए थे, मुझे तो सारी कहानी तुम्हारी याद है। और एक बार बच्चों को ये भी बता देता हूँ कि तुमने शहीद भगत सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करा है रेगुलर, और उसी के जी साथ तुमने अपना सीए को भी कंप्लीट करा है। क्योंकि बहुत से बच्चे ये जानना चाहते हैं और बड़े उत्सुक होते हैं कि क्या हम रेगुलर कॉलेज के साथ सीए कर सकते हैं कि नहीं। तो तुम उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हो कि तुमने कॉलेज भी करा और सीए की जर्नी भी अपनी कंप्लीट करी। बिल्कुल सर। तो 2013 से कॉलेज प्लस सीए दोनों भी स्टार्ट हुआ था, एंड राइट। 3 इयर्स की ग्रेजुएशन के साथ 2016 कंप्लीट में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। एंड आफ्टर दैट 3 इयर्स आफ्टर दैट सीए कंप्लीट हो गई। बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट श्रीराम। अब श्रीराम, मैं तुम्हारे पास भी आना चाहता हूँ। अब तुम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और तुम्हारी भी जर्नी बड़ी अच्छी है और तुम्हें भी मैंने बचपन से देखा है। तो तुम भी अपने बारे में एक बार फटाफट बता दो कि तुमने क्या जर्नी अभी तक करी है और आजकल क्या कर रहे हो। अब बचपन तो थोड़ा सा शिलिन से ज्यादा बचपन है मेरा। बचपन से देखा पराग से नहीं, क्रिकेट खेलता था उनके साथ कभी बचपन में। तो मेरे घर के पास ही रहते थे वो तब। सो सीए की जर्नी का तो यही है कि मतलब मोर और लेस सिमिलर टू शिलिन ही है। मतलब जो शिलिन ने बताया बेसिकली। मैंने पराग सर को 12th में ज्वाइन किया था। और मैंने अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया था, और मतलब 11th-12th में वो थोड़ा मैं एक्साइटेड बच्चा था जो अकाउंट्स देखकर थोड़ा खुश हो जाता था कि अच्छा ये अकाउंटिंग है। अब और तुम्हारे बारे में मुझे ये भी याद है कि 12th में तुम्हारे हाफ ईयरली में प्री बोर्ड में बहुत बेकार नंबर आए थे, है ना? राइट। हाँ, बहुत ही बेकार नंबर आए थे। बेकार तो नंबर आए थे मतलब और मैं खुद शॉक्ड रह गया था जब तुम्हारा 12th का रिजल्ट हाँ आया था कि श्रीराम के इतने नंबर हाँ कैसे आ गए। हाँ। तो मतलब ऑलमोस्ट जैसा पॉइंट कर ही दिया था 12th के। आधे आधे 12th का सिलेबस खत्म होते होते। बट वही लेकिन एक चीज है कि हमेशा की मुझे लाइक सब्जेक्ट्स वगैरह पसंद जरूर थे। अकाउंट्स हो गया, इवन मैथ भी हो गया। मतलब नंबर्स कम आते थे बट एक इंटरेस्ट जरूर बना रहता था। तो सीए का यही था कि अकाउंट्स बहुत पसंद थी। तो मतलब मैंने भी शिलिन की तरह ही गाइडेंस ली थी सर से ही कि मतलब और अगर पढ़ना हमें उस टाइम पे कोई मुझे सीए का कुछ पता नहीं था। बस इधर उधर थोड़ी बहुत बातें होती थी तो पता था। तो हमारे लिए आज शिलिन सेट की पराग सर ही थे गाइड करने के लिए। तो मैंने उनसे तब पूछा था, तो पराग सर ने बोला था कि अगर ज्यादा मतलब प्रॉपरली अगर इन डेप्थ स्टडी करनी है अकाउंट्स वगैरह की तो सीए इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो
बस, और फिर उस टाइम पर हमने कुछ ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि उस टाइम पर ना कोई मेरे कोई नोन वगैरह भी थे कि जिनसे मैं कोई डिस्कस वगैरह कर सकूं, तो मतलब हमने वो चूज करा ऑप्शन। एंड तो मतलब उससे उसी तरह मेरी जर्नी वैसे स्टार्ट हुई थी सीए की। तो ये सब मतलब और मोर और लेस तुमने भी, के हाँ बारे में। हाँ श्रीराम बिल्कुल, तो और तुमने भी जाकिर हुसैन दिल्ली यूनिवर्सिटी से रेगुलर बीकॉम ऑनर्स ही करा था, राइट? राइट। राइट। तो आज तुम दोनों को मैं इसलिए पकड़ के लाया हूँ आज कि एक तो तुम दोनों ने रेगुलर कॉलेज भी करा और दोनों ने अपना सीए की पूरी जर्नी भी कंप्लीट कर ली, और तुम दोनों एक तरह से एक सबसे पुराने आरकेजियंस में से एक हो, जो मतलब 11th में थे, फिर 12th फाउंडेशन, इंटर ट्रेनिंग भी हो गई, सीए भी बन गए। मतलब आज तुम और मैं बिल्कुल अब एक समान हो चुके हैं। तो अब हाँ, बच्चे मतलब जितने आपने भी हमें बच्चे, बड़ा होते हुए तो देखा है, हमने आरकेजी को पहले बड़ा ये होते हुए बताओ, देखा है। बच्चों को तुम सबसे पहले अब ये तो बताओ, पहले शिलिन कि कॉलेज के साथ सीए को कैसे मैनेज करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चे का कि मैं कॉलेज में अगर हूं, मैंने एडमिशन लिया है, अभी हमारे काफी बच्चे हैं जो 12th में, अब जिन्होंने कॉलेज में नया एडमिशन लिया है और वो सीए भी कर रहे हैं, तो कॉलेज के साथ कैसे मैनेज होगा, इस पर तुम्हारे कुछ इनसाइट व्यू क्या है, वो एक बार मुझे जरूर बिल्कुल मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा, बट मैं स्टार्ट करूंगा कि बिल्कुल जैसे बाकी स्टूडेंट्स को आज ये क्वेश्चन आता है। मुझे याद हमारा 12th खत्म हुआ था जब हमने सीपीटी वगैरह, हम टाइम पे सीपीटी होता था, हम सब निकाल लिया था। बताओ। एंड उस टाइम बड़ा क्वेश्चन यही था कि कॉलेज ज्वाइन करना है, रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करना है नहीं करना, और मैं भी बहुत कंफ्यूज रहा था उस टाइम पे। एंड उस टाइम पे मैंने भी फर्स्ट, मेरा जो डिसीजन रहा था ये रहा था कि मैं कॉलेज रेगुलर नहीं करूंगा। देन आफ्टर डिस्कसिंग, मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके मैंने रियलाइज किया कि मेरे को कॉलेज लाइफ भी देखनी है। एंड अकॉर्डिंगली फाइनली मैंने रेगुलर कॉलेज ज्वाइन किया एंड शहीद भगत सिंह में एडमिशन ले ली थी। तो एक उस टाइम पे डाउट मेरे को भी रहता था कि रेगुलर कॉलेज के साथ कैसे एग्जाम्स की तैयारी रहकर करेंगे, अच्छा बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएंगे। तो मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मुझको कभी नहीं लगा ऐसा कि मुझे बहुत ज्यादा कोई और चैलेंजेस फेस करने पड़े। यस, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि और रेगुलर कॉलेज में जो बच्चे सो कॉल्ड कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हैं, मैं उस लेवल तक मे भी कॉलेज लाइफ नहीं एंजॉय कर सका। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कॉलेज 12-1 बजे खत्म हो रहा है तो मेरे पे एक प्रेशर रहता था कि अब मुझे 3-4 घंटे बाद मुझे कोचिंग अटेंड करनी है। उस टाइम हम पराग से भी पढ़ते थे और भी जगह हम क्लासेस अटेंड करते थे, तो एक दिमाग में रहता था कि अभी हम फ्री नहीं हुए हैं, इसके बाद अभी हैव टू अटेंड क्लासेस, एंड क्लासेस से पहले हमें कुछ रिविजन भी करनी है, हमको होमवर्क भी पूरा करना है। तो ये ऑब्वियसली एक कह सकते हो छोटा सा चैलेंज था। लेकिन इसके अलावा कभी ऐसा फेस नहीं हुआ। अगर रेगुलरली पढ़ोगे, अपने टीचर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, रिविजन करते रहोगे, टेस्ट जो हो रहे हैं उसको सीरियसली लोगे, तो एक डिसिप्लिन वे में अगर एक शेड्यूल बना के पढ़ते रहोगे, तो कभी एज पर माई एक्सपीरियंस मुझे कभी नहीं लगा कि कोई ऐसी डिफिकल्टी आई उसमें। तो जैसे एट द जैसे मैं सेम टाइम, बच्चों को, हाँ जैसे मैं बच्चों को ये बताता हूँ ब्रीफली कि अगर आप जी, सीए की तैयारी कर रहे हो, राइट, तो उतनी हम्म, तैयारी के अंदर ऑटोमेटिकली आप 90% बीकॉम की तैयारी खुद ही कर लेते हो। तो ये बात सही बता रहा एग्जैक्टली, मैं अभी जो कंटिन्यू कर रहा था एग्जैक्टली यही बोलने वाला था कि जो हम मेजोरिटी सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ते हैं सीए में, स्पेशली अगर आप साथ साथ इंटर पढ़ोगे, तो आपका ऑलमोस्ट बहुत सारा कोर्स तो ऑलरेडी बी। मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं, मैंने आईपीसीसी के एग्जाम्स दिए थे, तो उसमें हम अकाउंट्स के 2 पेपर पढ़ते हैं। उसके बाद जब उसके तुरंत बाद ही हमारे कॉलेज के पेपर थे, और हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक पेपर था, वो था। और मैंने लिटरली, मैं मजाक नहीं करूंगा, मैंने एक बार बुक भी नहीं खोली, मैंने रिवाइज तक नहीं करा, मैंने कुछ भी नहीं देखा। एंड 75 में से मेरे उसमें 73 आए थे विदाउट एनी रिविजन, क्योंकि ऑलरेडी इतना इन डेप्थ पढ़ रखा था आईपीसीसी के लिए, रिपीटेड रिविजन कर रखी थी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस हुई। सिमिलरली आप इनकम टैक्स पढ़ते हो, इनकम टैक्स में कोई मेहनत नहीं लगी, कोई लेक्चर अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो आपका बहुत सारे कोर्सेज इस तरह के सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। कवर हो जाता है। और श्रीराम, अब तुम भी एक बार बताना, क्योंकि तुम भी रेगुलर कॉलेज जाते थे, तो जाहिर सी बात है तुमने भी बीकॉम ऑनर्स ही करा था। तो क्या बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, या जो हम बच्चों को यही बोलते हैं कि आप सीए की अपनी तैयारी करो, उतनी तैयारी में ऑटोमेटिकली बीकॉम की तैयारी हो जाती है? तो तुम्हारे क्या एक्सपीरियंस थे? मतलब जैसे शिलिन ने बोला, सच प्रेशर तो कुछ भी नहीं था, मतलब प्रेशर हमें बिल्कुल भी नहीं था। प्लस हमारा जैसे मैं और शिलिन, हम लोगों ने सब कुछ सारी जर्नी स्टार्टिंग से 12th से लेकर फाइनल हमने साथ में ही करी है, कोचिंग वगैरह हमने मोर और लेस साथ में अटेंड करी है।
तो मतलब ये रहता था कि एक तरह से मतलब कॉलेज में है, दोस्त वगैरह के साथ ही हैं, उसके बाद भी हम जाएंगे, उसके बाद खत्म होके जब भी क्लासेस वगैरह भी जाएंगे तब भी साथ में ही जा रहे थे। तो मतलब ऐसा प्रेशर नहीं रहता था क्योंकि हल्का माहौल होता था। शायद अकेले हो रहे होते तो शायद थोड़ा सा फर्क पड़ता कि मतलब बाकी लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं और हम लोग कोचिंग जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मैं कॉलेज के दोस्तों के मिलने के बाद मैं शिलन को ही मिलता था या और भी लोगों को मिलता था, तो एक वो भी रहता था। तो बट एज अगर कोर्स की मैं बात करूँ, कोर्स वगैरह की, तो मैं 100% अग्री करूंगा शिलन से कि मतलब ऐसे कोई एडिशनल मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती थी। और कॉलेज लाइफ में मैं ये बोलूंगा कि क्योंकि हमने जैसे 2013 में जून में हमने सीपीटी दिया था और सब्सिक्वेंटली उसके बाद नवंबर 14 में हमने आईपीसीसी दिया था। जो बीच का जो पीरियड था फॉर मे बी जून टू नवंबर या जुलाई टू नवंबर 14 वाला, वो कुछ 4-5 महीने ही थे जहां पर हमने कॉलेज लाइफ को बहुत सिग्निफिकेंटली मिस करा होगा। उसके अलावा जो मोस्ट पार्ट ऑफ जो ऑलमोस्ट एक साल जो हमने ऑलमोस्ट एक साल बोले और 10-11 महीने जो थे वो हमने मतलब डिसेंटली कॉलेज लाइफ में हमने एंजॉय किया था। हमने मतलब जो भी थे क्लासेस, ऑब्वियसली क्लासेस मिस हुई होंगी, लेकिन क्लासेस मिस होना रिग्रेट नहीं करता कॉलेज में। लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वहां पर, क्योंकि वहां से बहुत पर्सनालिटी बिल्डअप बहुत होता है। तो वो सब हमने अराउंड 10 to 11 मंथ हमने बहुत मतलब करा। तो एज आई सेड अराउंड 4-5 महीने थे जो एक जहां पर हमें थोड़ा सीरियस होकर एंटर के लिए पढ़ना होता था, क्योंकि हम दोनों ने बोथ ग्रुप्स भी अपीयर हुए थे, हम सब तो वहां पर थोड़ा सा हमें एफर्ट्स डालने थे, तो वहां पर हमने थोड़ा सा सैक्रिफाइस किया था। बट एज सच हमने कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं किया था, लॉस नहीं हुआ था हमारा। एग्जैक्टली। अब क्योंकि देखो बच्चे ज्यादातर इंटरव्यू के बच्चे देखते हैं, तो बच्चों के हिसाब से ही मुझे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा बच्चा बन के। तो अब ये बताओ जी। सीधी सीधी बात दोनों की, भाई क्या सीए मुश्किल है? अब पहला सवाल तो ये बताओ, क्या अब क्योंकि तुम लोग तो कर चुके हो दोनों, है ना, तो तुमने भी ये कभी मेरे से पूछा होगा, ये सवाल तुमने भी मेरे से पूछा था कि सर सीए हार्ड तो नहीं है। अब मैं तो वही आंसर दे सकता हूँ, अब तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ, मैं बच्चा बन रहा हूँ, कि क्या सीए मुश्किल है? मैं बताऊँ सर? हाँ, ठीक है, पहले बता श्रीराम। श्रीराम, तू स्टार्ट हाँ। कर। मुश्किल है इसका जवाब मैं मतलब इतना ही दूंगा कि अगर मतलब कुछ भी, अगर कहीं भी किसी भी प्रोफेशनल कोर्स को आप जाते हो, सीए एक अपने आप में एक प्रोफेशनल कोर्स है। वैसे ही अगर आप सीएस करते हो या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आईआईटीज में जाना चाहते हो, या फिर आपने कोई ग्रेजुएशन करके आईआईएम्स में जाना चाहते हो, तो आपने देखा होगा वहां पे परसेंटाइल्स 99 से कम नहीं होती, या फिर अब जो भी होता है आजकल, वैसे ही आईआईटीज में भी उतना ही लेवल पर कंपटीशन होता है। यहाँ पे तो चलो फिर भी थोड़ी पॉपुलेशन कम होती है, अगर आप यूपीएससी वगैरह को कंपेयर करोगे वहां पे तो मतलब ऑलमोस्ट इतना सारा क्राउड होता है और रिजल्ट उतना ही होता है। हाँ। बेसिकली इन सब से मतलब पता ये चलता है हमें कि अगर कुछ भी सिग्निफिकेंट एक रेस्पेक्टेबल क्वालिफिकेशन अगर हमें अचीव करनी है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड में हो, तो उसके लिए मेहनत बहुत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत है, तो हर एक फील्ड में ही कंपटीशन है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सीए मुश्किल है और कुछ और आसान है। आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो वो उतना ही मुश्किल है मेरे हिसाब से। तो मैं ये तो कभी नहीं बोलूंगा कि सीए मुश्किल है। मैं अगर अगर मेरे सामने कोई इंजीनियर या कोई आईएम वो कोई क्वालिफाइड खड़ा हो जाता है तो आई रेस्पेक्ट हिम इक्वली, जितना मैं खुद को रेस्पेक्ट करता हूँ एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। परफेक्ट परफेक्ट। और शिलन तुम भी बताओ एक बार, कि बच्चे तो अब यही पूछेंगे सीधी बात है कि सर सीए मुश्किल है, तो क्या जवाब है तुम्हारा? सर, मुझे और भी मेरे जान पहचान के लोगों ने पूछा है कि सीए मुश्किल है कि नहीं। मेरा जवाब यही रहता है कि सबसे पहला सवाल ये होता है कि आप सीए में क्यों घुस रहे हो। क्या आप सीए अपनी मर्जी से घुस रहे हो, आपका मन है कि हाँ हमें सीए थोड़ा बन। सा इंटरप्ट करूंगा शिलन, मुझे याद है, तुम बताना वो सही है नहीं, मुझे याद है जब तुम 11th में बिल्कुल आए आए थे, और पता नहीं उस समय कुछ इंटरेक्शन हुआ था किसी चीज को लेकर, शायद टेस्ट में थोड़े नंबर कट गए थे, ये है वो है। तो मुझे याद है तुमने कहा था कि सर मुझे मार्क्स की चिंता नहीं है, स्कूल के कोई मार्क्स की चिंता नहीं, मुझे तो कॉन्सेप्ट समझने अच्छे से, मुझे तो ये करना है, ऐसा कुछ हुआ था, तुमने कहा था। और फिर मैंने तुम्हें कहा था कि तुम बिल्कुल परफेक्ट सीए मटेरियल हो, ऐसा ऐसा मुझे याद है कुछ हुआ था। मुझे याद है सर, ये चीज मुझे याद है, मैंने वही बोला। हाँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप सीए सिर्फ लालच पे घुस रहे हो कि मेरे सेहत के लोग भी घुस रहे हैं, या मुझको सिर्फ भाई पैसा ही कमाने, मुझे अमीर होना आगे जाके, इस पर्पज से घुस रहे हो, तो मैं कह सकता हूँ आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। अगर आप सीए जेन्युइनली बनना चाहते हो ये सोच के कि मेरे को कुछ नॉलेज गेनिंग करनी है, मुझे एक नॉर्मल कॉमर्स बैकग्राउंड के बंदे से एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कॉन्सेप्ट्स का, क्योंकि हम जिस तरह से हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, हम एक कहीं ना कहीं सीए के जर्नी में एक हाई लेवल ऑफ अकाउंट्स पढ़ते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग जिसमें हमें बनानी पड़ती है।
तो अगर इस पर्पज से बन रहे हो तो आई डोंट थिंक इतना कोई मुश्किल है सीए। आप इंजॉय करोगे पढ़ोगे को, जो नई नई चीजें सीखोगे। मेरे को कई बार अच्छा एक थ्रिलिंग से फील होता था जब मैं अपने कॉलेज मेट्स के साथ डिस्कस करता था, मुझे रियलाइज होता था कि मुझे उनसे लाखों गुना बेटर अंडरस्टैंडिंग है इन कॉन्सेप्ट्स की। जैसे कि सर ने बोला कि मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करता था। सेकंड में इंपॉर्टेंट चीज है सीए में मैंने जो रियलाइज किया, आई थिंक पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तो लाइफ में क्योंकि आफ्टर क्लियरिंग, यस, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि आफ्टर आईपीसीसी आप फाइनल देने से पहले आप 3 इयर्स की आर्टिकलशिप करते हो, तो उस दौरान यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। कि उस टाइम अगर आप पेशेंस लूज कर दो कि नहीं मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, इतना साल में अपना डिवोट करने के बाद अगर मैं सीए नहीं क्लियर कर पाया तो आगे क्या करूंगा। बिकॉज मैं आई बी ऑनेस्ट, मेरे भी दिमाग में कभी कभी ख्याल आता था, ये डर आ जाता था। बट उस टाइम मैंने ये सोचा था कि ये पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट, अगर ये दोनों चीजें हैं तो आप सीए कर सकते हो, इतना कोई डिफिकल्ट कोर्स नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों बच्चों की बिल्कुल बात से मैं सहमत हूँ। और जो बच्चे सुन रहे हैं वो अब बिल्कुल इस बात को ध्यान रखना कि सीए कोई मुश्किल नहीं है। कोई भी काम करना है आपको इन टर्म्स ऑफ, जो श्री राम ने भी बोला, उसमें आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और शिलिन ने भी बोला कि अगर काम आप अपनी दिलचस्पी से कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ प्रेशर कर रहे हो, तो आपको उस काम में एंजॉयमेंट भी होगा। और आप पढ़ाई भी अगर करोगे, सीए भी की जर्नी भी अगर करोगे, तो अच्छे से आगे बढ़ोगे और कोई ज्यादा मुश्किलात नहीं आएगी। अच्छा, अब आता हूँ मैं दूसरे सवाल पे। ये भी कई क्वेरीज आती है बच्चों की। अब ये बताओ, पहले शिलिन तुम बताना अच्छा, कि जो बिफोर सीए, मतलब ये 2 वर्ड्स हैं छोटे से, सीए, नाम में लगने से पहले की जो जिंदगी थी, अब में आगे लगने के बाद क्या चेंजेस आए हैं, मतलब तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस क्या है? मेरा अगर अभी एक्सपीरियंस, ऑल्दो अभी क्वालिफिकेशन को 1 साल ही हुआ है, बट ऑब्वियसली डिफरेंस आया है। सबसे बड़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आज बिफोर सीए क्वालिफिकेशन अगर कोई मुझसे इनकम टैक्स का कोई डाउट पूछता तो मैं उसको डाउट बताने से पहले थोड़ा सा हिचकता, कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब मेरी नॉलेज आज भी उतनी है जो सपोज उस टाइम थी, लेकिन आज जब मैं वो डाउट क्लियर करता तो मुझे अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होता है कि मैं जो बता रहा हूँ सही है, और जो मैं बता रहा हूँ इसकी कुछ वैल्यू है। अगर सामने वाला मेरी सुन रहा है तो मेरी कुछ वैल्यू रख रहा है और उसको वो मेरी बात को मान रहा है। बिल्कुल, मतलब अब तुम्हारी एक आप कह सकते हो रिस्पेक्ट आ जाती है, वैल्यू बढ़ गई। एग्जैक्टली, वैल्यू बढ़ जाती है। और जो आपके इवन रिलेटिव्स भी अगर आपको देखते हैं तो आपके अलग रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपसे फिर आपसे वो भी आपके रिलेटिव्स भी अप्रोच करेंगे, आप कुछ अगर उनकी हेल्प हो या उनकी कुछ क्वेरीज हो तो उस जो मोमेंट पे जो कॉन्फिडेंस फील होता है, आई थिंक वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, एंड वो इम्पोर्टेंट भी होता है। नहीं, मैं भी अभी बहुत जल्दी तुम्हारे ऑफिस आऊंगा अपनी फाइल लेकर, मुझे भी कुछ काम करवाना है। बिल्कुल सर, आ जाइएगा। अच्छा, अब श्रीराम तुम बताओ कि क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब बिफोर सीए अब सीए बनने के बाद क्या डिफरेंस महसूस हुआ, क्या है लाइफ? सर डिफरेंस तो ऐसा यही रहेगा कि मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो शिलिन ने बोला, एक रेस्पेक्ट की बात है कि मतलब बहुत लोग हैं, जैसे मैं अपनी फैमिली में मैटरनल साइड से पैटर्नल साइड से कोई भी यहाँ पे कोई भी इतना सीए वगैरह के अंदर तक नहीं था। तो आई मीन सो इसीलिए एक रेस्पेक्ट है कि आज भी लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आने के बाद ही या थोड़े टाइम तक वो इफेक्ट था। जब भी आज भी मैं मिलता हूँ लोगों से तो वो चीज जरूर रिकॉल करते हैं कि मतलब जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था बड़ी खुशी हुई थी। तो ये चीज बहुत 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 मुझे सुनने को मिलती है। एंड ऑब्वियसली सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे माँ बाप के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट होता है ये, क्योंकि एक उनको भी एक अलग अलग रिकॉग्निशन मिलती है। मतलब सीए हम बने हम है, लेकिन रिकॉग्निशन उनको भी मिलती है। तो एक खुद को भी एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मतलब जो भी हमने पसीना बहाया है, जो भी मेहनतें करी है पिछले 2-3-5 सालों में, तो उसका जब उसका बेसिकली उसका एक फल मिला है तो वो एक अच्छा भी लगता है। तो कभी रिग्रेट नहीं होता पीछे देख कर कि यार वो तब मैं घूमने क्यों नहीं गया दोस्तों के साथ, या वो टाइम क्यों नहीं मैंने यूटिलाइज किया, तब मैंने वो पिक्चर क्यों नहीं देखी, तब मैंने वो फन एक्टिविटी क्यों नहीं करी। उस चीज का रिग्रेट नहीं होता आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ। तो वो चीज बहुत ही मुझे अच्छी लगती है इसके बारे में। राइट, मतलब इस चीज को सम अप करूं तो 5 साल की या 6 साल की जो तपस्या करी, जो छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस करे, वो सब फीके पड़ जाते हैं जब आज उस डिग्री को हासिल कर लिया। राइट, एग्जैक्टली, यस।
चलो ठीक है। अब शिरिन, अब तुम्हारे पास वापस आता हूँ। अब क्योंकि सारे बच्चे जानते ही हैं जनरली कि सीए की जर्नी में बीच में 3 साल की एक ट्रेनिंग भी होती है, ट्रेनिंग का पार्ट होता है जिसमें आप किसी सीए के पास फर्म में जाके काम सीखते हो। तो फटाफट अपनी ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस के बारे में भी एक बार कुछ बता दो कि ट्रेनिंग में क्या होता है, क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस था, और उसके साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करनी है फाइनल की, थोड़ा सा इस बारे में कुछ बता दो। जी। कहाँ से तो ट्रेनिंग? मैंने जो अपनी हाँ, मैंने अपनी आर्टिकलशिप, सर भी जानते हैं, आर्टिकलशिप मैंने जो अपनी ट्रेनिंग एक बिग फोर से स्टार्ट करी थी, डेलॉइट से, ऑडिट में। तो ऑब्वियसली एक बड़ी कॉर्पोरेट में अगर आप वर्क एनवायरनमेंट बोलोगे तो अब कहने को इंटर्न हो गए, लेकिन यू विल बी ट्रीटेड एज फुल टाइम एम्प्लॉय, तो अकॉर्डिंगली आपके ऊपर सारे प्रेशर्स क्रिएट होंगे। लेकिन मैंने ड्यू टू सम पर्सनल रीजन मैंने आफ्टर 6 मंथ्स ट्रांसफर लेके एक छोटी फर्म में ज्वाइन किया था। तो मेरे दोनों जगह एक डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैंने जैसे बिग फोर की अगर मैं बात करूं तो बिग फोर में मेरा जो एक्सपीरियंस था, वहाँ एक अलग स्ट्रेस होता है, वहाँ कोई आपको एज अ ट्रेनी नहीं देखेगा, वो आपको पूरे एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट करेगा। तो आपको अकॉर्डिंगली उतना कमिटेड रहना पड़ेगा वहां पे। वहीं अगर आप स्मॉल फर्म में आओ तो वहां पे कुछ बेनिफिट्स ये होते हैं कि आप वैरायटी ऑफ काम सीखते हो। फालतू काम भी करते हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, फालतू बहुत सारे काम करते हो, लेकिन एट द सेम टाइम क्लाइंट्स को इंपॉर्टेंट चीजें भी सीखते हो जो सर मैंने क्लाइंट्स को चाय तो नहीं पिलाई, लेकिन मैंने अपने पार्टनर जो मेरा था उसके पूरी फैमिली के पासपोर्ट के एप्लीकेशन भरे हैं। तो इस तरह के फालतू काम भी मैंने करे हैं। तो क्लाइंट्स को चाय भी पिलाई है, चाय के प्याले भी साफ करे थे। तो ऑब्वियसली इस तरह की एक्सपीरियंस, लेकिन एट द सेम टाइम आप इंपॉर्टेंट काम भी करते हो, ऐसा नहीं है। आप स्मॉल फॉर्म में जाते हो तो आप पूरी इनकम टैक्स रिटर्न ए टू जी बनाओगे, उसको फाइल भी करोगे, वैसे ऑडिट पूरी ए टू जी खुद करोगे, खुद सारा करोगे। ऑब्वियसली रिव्यू चलता रहेगा आपकी सीनियर्स के द्वारा, बट आप पूरा करते हो। तो अच्छा, सर का सवाल बेसिकली ये था, हाउ टू मैनेज स्टडीज अलॉन्ग विद आर्टिकलशिप। तो मेरा सिंस अब मैंने तो स्मॉल फॉर्म से किया है तो मैं अकॉर्डिंगली अपना उस हिसाब से ही बता पाऊंगा। तो पहले ईयर मैं मानता हूँ कि फर्स्ट ईयर और आर्टिकलशिप में पढ़ाई भूल जाओ, उतना ही, मतलब ऑब्वियसली पढ़ाई इन द सेंस इतनी करो कि आप अपनी नॉलेज बिल्डिंग करते रहो, आपको काम में यूज होती है, जो आप जिस भी एरिया में काम करें वहां आपको यूज होती है। लेकिन आप एग्जाम्स को भूल जाओ, मैं कहूंगा आप ओनली फोकस ऑन योर आर्टिकलशिप। जो भी आपको सीखना है उन पहले 1 साल में अच्छे से जितना सीख सकते हो सीख जाओ, फुल्ली कमिट होके। बिल्कुल। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आप ग्रेजुअली धीरे धीरे, अब डिपेंडिंग ऑन कि आपके प्रिंसिपल है या आपकी जो प्रैक्टिसिंग सीएज हैं वो आपको किस तरह की लिवरेज अलाउ करते हैं, आप अकॉर्डिंगली अपनी धीरे धीरे करके टाइमली कोचिंग स्टार्ट कर लो। अगर आपको कोचिंग लेनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ो, टाइमली स्टार्ट कर लो। बेशक आप वन एट अ टाइम स्टार्ट करो, बट स्टार्ट कर लो। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि पेपर जो टैक्सेशन से रिलेटेड पेपर्स होते हैं, कोई भी लॉ से रिलेटेड पेपर होते हैं जिनमें चेंजेस आते रहते हैं, कुछ कुछ अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, उनको आप लास्ट के लिए छोड़ो। एंड कुछ सब्जेक्ट्स जो ऐसे अकाउंट्स हो गया या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इस तरह के जो पेपर होते हैं जिनमें कम चेंजेस आते हैं, उनकी क्लास लेना स्टार्ट कर लो, सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर लो। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे करके स्टार्ट कर लो। एंड पढ़ते कुछ टाइम ऐसा लगेगा कि यार अभी हम इतनी जल्दी पढ़ रहे हैं, 2 साल बाद पेपर दे रहे हैं तो याद नहीं रहेगा, इस तरह की फीलिंग जरूर आए। पूरी प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, 2 साल की प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको अपने से क्वेश्चन पूछना है कि अगर मेरे फाइनल के 8 पेपर्स है तो मुझे इन 8 पेपर्स में कितने पेपर है जो मैं खुद से पढ़ सकता हूँ, और कितने पेपर में मुझे कुछ क्लासेस लेनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले फोकस करो जिनमें आपको क्लासेस लेना है, उनको जितनी जल्दी हो सके निपटा लो। क्योंकि एग्जाम से पहले ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिछले 5-6 महीने पहले आप क्लासेस ही कर रहे हो, उस टाइम बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्लासेस जिनकी आप लेनी है उसको आप पहले कर लो। सब अगर आप एक क्लास ले रहे हो, सपोज आपने सेकंड ईयर और आर्टिकलशिप से एक क्लास स्टार्ट कर ली है, तो एक जो कोई भी सब्जेक्ट जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप अगर इवनिंग में क्लास जा रहे हो तो आप मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ के उस 1 घंटा या 2 घंटा, ज्यादा नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा देके उसको सेल्फ स्टडी करना थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर लो। एंड सर मेरे ख्याल से मैंने एक चीज और सीखी, अगर आपको ऑफिस में काम करते हो बहुत सारे ऐसे फ्री पीरियड्स आते हैं, तो उस टाइम को आप आई थिंक बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। एंड उस पॉइंट आप आपके ऑफिस में सीनियर्स होते हैं जो आपसे एक्सपीरियंस क्वालिफाइड होते हैं, उनसे बातचीत करो, उनसे थोड़ा सा उनकी इनपुट्स भी लेते रहो, तो वो बहुत हेल्प करते हैं आगे जाके। राइट, ये अच्छा पॉइंट बताइए। ये टिप जो है ये मेरा तो यही रहेगा, इम्पोर्टेंट है। राइट। और
श्रीराम, तुम भी एक बार जल्दी से बता दो कि तुम्हारी भी फर्म मुझे याद है अच्छी थी, टॉप 10 फर्म्स में है, और तुमने भी उसके साथ कोचिंग भी मैनेज करा, और तुम तो अब आगे बिग फोर में ही काम कर रहे हो। तो पहले तो बता दो कि ट्रेनिंग के दौरान कैसे कोचिंग को मैनेज करा, पढ़ाई को मैनेज करा, क्या माइंडसेट रखना है। सो मेरे मैंने जैसे बोला सर ने, टॉप 10 फर्म से ही मैंने भी आर्टिकलशिप करी थी, और मैंने जब ज्वाइन वगैरह भी किया था, तो अब क्योंकि अब जब आप टॉप 10 फर्म्स में होते हो, तो आपको एक स्पेसिफिक एरिया दे दिया जाता है काम करने के लिए। तो उसका उसके अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो आपको बाकी चीजों का आइडिया थोड़ा कम हो जाता है। जैसे शिलिन ने अगर छोटी फर्म से किया होगा, उसने थोड़ा बहुत ऑडिट भी किया होगा, थोड़ा बहुत टैक्स में भी काम किया होगा। राइट, राइट। एक उसका एक डिसएडवांटेज जरूर रहता है, बट उस पर अभी मैं नहीं आऊंगा। बट जैसे सर ने अभी क्वेश्चन पूछा था, ज्वाइन किया तो उसके बाद अब मैनेजमेंट का सर ये होता है कि हमारे साथ जैसे शिलन ने बोला कि कुछ जो हम यूटिलाइज करते हैं ऑफिस के फ्री टाइम जो यूटिलाइज करते हैं, प्लस ऑफिस में हमारा माहौल कैसा है कि हाँ हम लोग एग्जैक्टली हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, हम अपने बिहेवियर्स कैसे रख रहे हैं अपने मैनेजर्स वगैरह के साथ। तो एक कुछ वो सारी चीजें भी सर मैटर करती हैं। बट मैंने जैसे सर मेरे को मेरा जो पूरा आर्टिकलशिप का 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है, मेरे को एज सच कोई प्रेशराइज नहीं करा गया था किसी चीज के लिए कि आप अभी कोचिंग वगैरह मत लेना। वो कंप्लीटली मैटर करती है कि आपकी आर्टिकलशिप कहाँ से हो रही है, कि आपको कैसा आप कहाँ से कर रहे हो बेसिकली। तो मेरे को ऐसा कोई प्रेशराइज नहीं करा गया था, मुझे बता दिया गया था कि आपको इजीली कोचिंग लेनी है तो आप सुबह मैनेजेबल हो रहा कोचिंग था, ले बस लीजिए। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ा। हाँ, बस आपको बोल दिया था कि आपको कोचिंग लेनी है तो आप ले लीजिए। आप अगर 10 बजे ऑफिस आते हो तो आपको 1 घंटे का हम दे देंगे, 11 बजे ऑफिस आ जाओ। तो एक टाइम गैप मुझे दे दिया गया था कि आप उस पे क्लासेस वगैरह अटेंड कर आपने लो। ये बड़ी बात बोल दी है, बच्चों को अपना ऑफिस भी बता दो, क्योंकि बच्चे अब यही पूछेंगे भाई ऐसा कौन सा ऑफिस है, हमें भी बताया जाए। अच्छा, मेरे फर्म का नाम देसाई हरिभक्त एंड कंपनी था, और मैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन में था इनडायरेक्ट वहां पे। टैक्स। अभी भी आईडीटी में ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वैसे। तो ठीक है, और अभी तुम तो काम वहां कर रहे पर था, हो और उस टाइम पर एक चीज मैं लेकिन यही बोलना चाहूंगा सर कि एक चीज होती थी जो अभी शिलन ने ऑफिस टाइम को यूटिलाइज करने का बोला था। हाँ, उसमें हाँ। ये होता था कि फॉर एग्जांपल अगर कभी हम जल्दी फ्री हो जाते थे, फॉर एग्जांपल अगर वैसे 6 बजे 6:30 7 बजे तक फ्री हो जाते थे, तो उस टाइम पर ये होता था कि मेरा ऑफिस एक्चुअली दिल्ली में था, तो मेरे को ट्रैवल टाइम भी करना पड़ता था अराउंड 1.5 आवर्स का। तो उस टाइम पर ये होता था कि हम सोचते थे कि यार चलो जल्दी फ्री हो गए, घर जाएंगे, फटाफट डिनर वगैरह राइट, करेंगे और पढ़ने बैठेंगे। बट एक फिर वो मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि जब तक घर पहुंचता हूँ मैं मेंटली टायर्ड हो जाता हूँ, मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था। तो राइट, मैं राइट। उसको ऐसे यूटिलाइज करता था कि अगर मैं 6:30 7 बजे फ्री हो जाता था और सीनियर्स वगैरह चले जाते थे ऑफिस से, तो मैं उसमें 2 घंटा और एडिशनली वहीं पर ऑफिस में ही क्लास लेकर वहां पे फिर ऑफिस से लेट निकलता था 8:30 9 बजे। तो वहां पर एक टेंशन फ्री रहता था कि चलो आज ऑफिस का भी काम हो गया, क्लास भी ले लिया। एक ऐसे भी मैं यूटिलाइज करता था टाइम को। और ये बड़ा चीज अच्छा पॉइंट। आजकल के बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल भी है, क्योंकि आजकल ड्राइव क्लासेस बहुत सारी अवेलेबल हैं, और मेरे ख्याल से सारी सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं। बिल्कुल, ऐसे भले ये एक बहुत ही बड़ा बोनस है सभी बच्चों के लिए। बिल्कुल अच्छा पॉइंट बोला। ऑफिस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, दोनों ने बहुत ही बेहतरीन पॉइंट बोला। और हो सकता है बच्चों को सुन के भी लगेगा कि भाई वाकई में देखो, अगर टाइम मैनेज करना है तो यही टाइम में होता है। ऑफिस का टाइम जल्दी छुट्टी हो गई तो पढ़ाई करना पड़ेगा। तो दोनों का बहुत अच्छा पॉइंट था। तो अब आगे बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं बनाते, तो अब तुम्हारी ट्रेनिंग की दोनों की मैंने बातें सुन ली, और सीए की जर्नी तो खैर पूरी रही, सीए बन गए। तो अब ये बताओ, सीधा मुद्दे की बात अब करता हूँ, दो आखिरी सवाल जाने से पहले, कि पहले तो ये बताओ कि अभी आजकल क्या कर रहे हो, पहले श्रीराम तुम बताना, और अब आगे का फ्यूचर प्लान क्या है, और शादी सो कब कर रहे हो। मैं हाँ वो उस पर अब पहले आ जाता रिश्ते हूँ, आ रहे बहुत होंगे। इंपॉर्टेंट है वैसे। ओके, सो जैसे मैंने बताया था, आर्टिकलशिप मैंने इंडायरेक्ट टैक्सेशन में ही करी थी अपनी देसाई हरिभक्ति फर्म से। तो मेरे को वहां पे पूरे ड्यूरिंग 3 इयर्स जो मैंने वहां पे अच्छे से स्पेंड किया, वहां पर मुझे आईडीटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था। तो राइट। मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि कंटिन्यू करूंगा तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक अच्छी फर्म में जाकर आईडीटी में ही कंटिन्यू करूं। तो मतलब बिग फोर का मैंने भी नहीं सोचा था, बट मैंने ये जरूर सोचा था कि आईडीटी में कंटिन्यू करना है तो एक अच्छी फर्म में करना है, नहीं तो हम ऑब्वियसली इंडस्ट्री वगैरह में जाकर जैसे हम जॉब वगैरह करते हैं वैसे तो वो प्लेसमेंट तो रहा। ऑप्शन है ही।
तो इसमें फिर इसमें यही था। तो अब जब क्लियर वगैरह हुआ उसके बाद इंटर में अभी मैं ईवाई में हूँ। मेरे को अराउंड 1 ईयर मेरे को कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ईवाई में मैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हूँ यहाँ पर। तो मुझे एज आई सेड मुझे 1 साल हो गया है, और ये 1 साल बहुत ही बेहतरीन रहा है मेरे लिए। बहुत लोग बच्चे जो आर्टिकलशिप वगैरह स्टार्ट कर रहे होंगे, जैसे शिलिन ने भी बताया, काफी कुछ प्रेशराइजिंग भी रहता है, कुछ ऐसे भी टाइम रहते हैं कि हम लोग कुछ बिल्कुल हिसाब नहीं रहता कुछ काम वगैरह करने का। बट अगर मैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क की मैं बात करूं, तो ऐसा मतलब उसको देखते हुए मेरे पास कोई कंप्लेंट्स खास ज्यादा रहेंगे नहीं। क्योंकि ये जो स्टेज है, जो मैं मानता हूँ कि ये जो स्टेज है पोस्ट क्वालिफिकेशन और शुरू के 3-4 साल बहुत क्रूशियल होते हैं हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, कि वो क्या सीख रहा है पोस्ट क्वालिफिकेशन। क्योंकि बिल्कुल। प्री क्वालिफिकेशन ये होता है कि आप सीख रहे हो, आप एक बच्चे होते हो, आप हर एक चीज आपके लिए एक नई चीज होती है। तो वहां पर आप गलती भी कर लेते हो, तो आप खुद को ही बोल देते हो कि चलो मुझे और सीखना है, और सामने वाला भी कहता है कि ये एक इंटर्न है, आपको उतना सीरियसली नहीं लेता। हाँ, डांटेंगे जरूर, ऑब्वियसली सीखने के लिए वो इम्पोर्टेंट है। बट पोस्ट क्वालिफिकेशन आपको खुद भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप खुद भी रिस्पॉन्सिबल फील करने लगते हो। यू कैन नॉट अफोर्ड दैट दोज मिस्टेक्स जो आपने पहले करी हैं। तो एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है पोस्ट क्वालिफिकेशन। तो उन सारी चीजों को मतलब जो भी कुछ सीखा है पिछले 3 सालों में, उन सबको यहाँ पर पिछले 1 साल में बहुत कुछ इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी है। हाँ, अप्लाई करने की कोशिश करी है। और अगर मैं बताऊं तो अगले, जैसे आपने 3-4 साल आगे का आपने प्लान पूछा था, हाँ, तो मेरा एज सच इस फील्ड से हटने का कोई प्लान नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, पिछले 1 साल में जो मैंने सीखा है इस फर्म में, तो मैं चाहता हूँ कि मैं और भी सीखूं, और भी बहुत सारी, क्योंकि ऐसी चीज नहीं कि स्पेसिफिक चीज ही मैं सीख रहा हूँ। इंडायरेक्ट टैक्सेशन भी बहुत बहुत वाइड है। वाइड मैं है, बहुत कुछ मुझे 1 साल में सीखने को मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं और अच्छे से सीखूं इसको, और 3-4 साल। अब हो सकता है मैं किसी और फर्म में जाके कहीं और सीखूं, बट मेरा एज सच यहाँ पर है कि मैं इंडायरेक्ट टैक्सेशन में ही मैं एक्सपोजर कंटिन्यू लेते हैं करना चाहता हूँ। अच्छे से। हाँ। चलो ठीक है, तो मतलब 10 साल बाद अब तुम्हारा अगर कभी इंटरव्यू लिया, तो हो सकता है कि भाई ईवाई के इनडायरेक्ट टैक्सेशन के पार्टनर या किसी बिग फोर फर्म के पार्टनर के तौर पर तुम्हें बुलाया जाए। बस सर दुआएं रही तो ये भी बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और शेलिन, अब तुम भी एक बार बता दो, अब तुम्हारा क्या आगे का प्लान है? खैर तुम्हारा तो ऑफिस अब खुल चुका है अपना, और बहुत ही बढ़िया, मतलब बड़ी खुशी हुई इस चीज की तो सुन के। तो अब क्या, मतलब वैसे क्या प्लान है? अब तो तुम सेट तो हो ही चुके हो। सर, जब हमने क्वालिफाई किया था, जब सर से भी मिला था, मैंने उस टाइम भी सर से बोला था सर कि मुझे जनरली प्रैक्टिस में इंटरेस्ट है, मुझे जॉब पे कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। ऑल्दो मैं फिर भी थोड़ा टाइम जॉब करी थी, लेकिन वो मेरा कोई लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली प्लान नहीं था। एंड इवेंचुअली जब इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, जब हम घर पे रहे, तो मैंने इस टाइम का, मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी। जब मुझे लगा मुझे पास एक आध दो लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो उस टाइम मैंने अपनी प्रैक्टिस को डिसाइड करके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली। तो ऑब्वियसली अब कंसिडरिंग मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी गोल तो अब आज के टाइम पे यही है कि कल को मैं एक अपनी बड़ी फर्म बना पाऊं। एंड आज भी मैं ऑलरेडी एक दो लोगों से टच में हूँ जिनके साथ मैं पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अपने उस गोल को मैं अचीव कर पाऊं। तो बहुत तो अच्छा। मैं आज से 10 साल बाद अगर बोलूं, तो मैं अपने आप को एक अच्छा सक्सेसफुल प्रैक्टिसिंग सीए देखता हूँ, जहां मैं एक अपने नाम से कुछ काम कर पाऊं, कुछ कमा पाऊं। बिल्कुल शेलिन, तुमने बहुत अच्छा और डिसीजन सर लिया के है, चैनल को बिल्कुल। लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे तो डिस्काउंट भी मैं दे देगा शिलिन को। नहीं नहीं, शेलिन के लिए वाकई में मैं भी यही कहना चाहूंगा कि मुझे खुशी तो बहुत हुई है, और ये बहुत अच्छा डिसीजन भी तुमने लिया है, सच बता रहा हूँ। और करना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आजकल वैसे जॉब में ज्यादा जाते हैं, लेकिन तुमने बिल्कुल राइट स्टेज पर राइट एज में ये डिसीजन लिया है। और डेफिनेटली देखना, 5 साल के अंदर अंदर ही तुम इतने अपना कॉम्पिटेंट हो जाओगे इस चीज में कि तुम्हें बहुत अच्छा नाम, शोहरत, दौलत सब मिल जाएगा। बिल्कुल डेफिनेटली मिल जाएगा। इसमें से थैंक एक यू सो चीज मच और मैं सर। ऐड करना चाहता हूँ, मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए जो देख रहे हैं बच्चे बेसिकली, हाँ, तो उन्होंने अगर देखा होगा तो मैंने और शिलिन ने मतलब कंप्लीटली डिफरेंट पाथ्स चूज करे थे प्रोग्रेस करने के लिए। मैंने एक मतलब टॉप 10 फर्म से आर्टिकलशिप करी थी, शिलिन ने एक छोटी फर्म से आर्टिकलशिप करी थी। शिलिन ने उसके बाद मतलब थोड़े टाइम जॉब करने के बाद प्रैक्टिस के लिए स्विच कर लिया, और मेरा अभी भी प्लान है कि मैं बिग फोर के साथ उसी प्रेशर के साथ मैं प्रोग्रेस राइट। करना चाहता हूँ।
तो इवेंचुअली अगर आप पूछोगे तो आज शिलिन भी, क्योंकि उसने उसकी एक फर्म उसके अपने उसने एक फर्म ओपन कर लिया अपने नाम से, वो प्रैक्टिस कर रहा है और मैं अपने फील्ड में जॉब कर रहा हूँ, तो वी बोथ आर सेटिस्फाइड एंड वी बोथ आर वेरी हैप्पी। तो बिल्कुल, इससे मैं ये बहुत चीज अच्छा बोलना मतलब। चाहता हूँ कि आप कुछ भी फील्ड चूज कर रहे हो तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ जरूर होंगे, अपने अपने आप में होती हैं, हर चीज के होती हैं। बट अगर आप कमिटेड हो कि आपने देख रखा है, जैसे मैंने बोला कि मैंने आर्टिकलशिप के टाइम पे सोच लिया था कि मैं इनडायरेक्ट टैक्स में ही प्रोग्रेस करना चाहता हूँ, तो राइट, फिर वहां पर उसके बाद आपको जो लिमिटेशन या जो भी नेगेटिव चीजें होती हैं वो ज्यादा बॉदर नहीं करेंगी कभी। अफेक्ट नहीं करेंगे, राइट। बिल्कुल, बहुत सही बोला। और ये पॉइंट तो मैंने भी नहीं सोचा जो तुमने अभी रेज करा और बताया कि कितनी बढ़िया डाइवर्सिटी है आज के इस इंटरव्यू में। मतलब कि 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तीनों का बिल्कुल प्रोफेशन अलग, जुदा, और तीनों अपने अपने हिसाब से अपने अपने वर्क सेटिस्फेक्शन से खुश हैं, अपना काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये खूबसूरती भी है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की, कि आप एक डिग्री लेने के बाद अपना काम भी कर सकते हैं, अपना कुछ और फर्म भी खोल सकते हैं, जॉब में भी आगे जा सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया पॉइंट था ये। और श्रीराम ने बिल्कुल सही बोला कि हर जो भी आप पाथ चूज करोगे उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होंगे, तो ऑब्वियसली आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या आपके लिए क्या चीज बेटर सूटेबल है और क्या चीज में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और खुश फील करते हो। तो वो सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी होती है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा तुम दोनों से मुलाकात करके और बात करके। अब बस जाने से पहले दो बस अब आखिरी हमारे ट्रेडिशनल सवाल रह गए हैं। एक तो ये कि भाई आरकेजी को अब कितना मिस करते हो, पहली चीज। और दूसरा, जितने हमारे आरकेजी के बच्चे हैं, स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको कोई भी अपना विजडम थॉट, उनके लिए अभी तो सब हो सकता है 11th में होगा, कोई 12th में होगा, कोई फाउंडेशन में होगा, इंटर में होगा, तो जो भी अपने विजडम थॉट देने हैं वो दे दो। तो एक बार शिलिन, पहले तुम, फिर श्रीराम, तुम। आरकेजी का तो ऑब्वियसली मिस करता हूँ, बल्कि इनफैक्ट मैं बीच बीच में कभी सर का यूट्यूब चैनल खोल के उनकी क्लासेस देखता हूँ, तो पुरानी मेमोरीज याद आ जाती है। बिकॉज सर का जो एक टीचिंग मैकेनिज्म है, टीचिंग का तरीका है, मेथोडोलॉजी है, वो इतनी अलग है कि आप इतने आप और नेचुरली आप ना चाहते हुए भी, मतलब अगर आप चाहोगे कि मैं इंटरेस्ट ना दिखाऊं पढ़ाई में, तो आपको अपने आप ही इंटरेस्ट आने लग जाएगा। तो और मैंने हमने आज से कब 7-8 साल पहले से जर्नी स्टार्ट करी थी सर के साथ, एंड मैंने नोटिस किया सर की टीचिंग मेथड बिल्कुल आज तक भी वही है। सर ने ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड किया, लेकिन सर का टीचिंग मैकेनिज्म नहीं चेंज हुआ। तो मैं ऑब्वियसली आप वो दिन याद करते हैं, सर हमारे साथ मस्ती भी करते थे, हमें पढ़ाते भी थे, हमें कभी कभी डांट भी देते थे। वो एक अपना एक अच्छा टाइम था। एंड मैं सर के लाइव यूट्यूब जब उनके सेशन होते, कभी कभी बीच में आके एक आध बार हाय हेलो भी बोल देता हूँ, हाँ हाँ, सर देख भी लेते हैं। मैंने मिला, मैंने तो मैंने मैंने रिस्पॉन्ड भी करा, तो मुझे याद था। हाँ। तो बाकी अगर टिप देने हो तो मैं तो बस ये बोलूंगा कि जो भी करो अपनी खुशी के लिए करो, दूसरों के लिए मत करो। क्योंकि जो जो भी करोगे अपनी खुशी के लिए करोगे तो आप उसमें सक्सेसफुल इवेंचुअली होगे ही होगे। बढ़िया बात, तो बढ़िया। मेरा तो बेसिकली ये टिप है, खुश खुश रहना सबसे जरूरी सर है। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। श्रीराम, अब तुम भी जाते जाते दोनों सवालों के जवाब दे जाओ। हाँ सर, आरकेजी तो मतलब अच्छा खासा बचपन हमने, एकेडमिक बचपन बोलूंगा मैं उसको, अच्छा खासा एकेडमिक बचपन हमने बिताया वहां पर। हमने मतलब क्योंकि हमने जब सर ने क्लास स्टार्ट करा था अपने, हम सर ने अपने घर से पढ़ाना स्टार्ट किया था, हमने भी घर से सर के घर पे आके पढ़ना स्टार्ट किया था। तो हम सर के मेरे पेरेंट्स पास से भी एक मिलते फोटो थे, मैं सर के ढूंढ के पेरेंट्स भी निकाल के लाया हूँ कहीं से, वो मैं लगाऊंगा हाँ इसमें, सर। जिसमें हमने घर में कोई फोटो खींच रखी थी तुम्हारे साथ। अच्छा अच्छा, ओके। तो तो हमें काफी मजा आता था, क्योंकि ऐसे जैसे शिलिन ने बोला था कि सर का टीचिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा यूनिक और बहुत ज्यादा अच्छा है। उसको हमने बहुत हद तक कहीं ना कहीं फाइनल तक भी हमने अप्लाई करने की कोशिश करी है कॉन्सेप्ट, क्योंकि सर ने मुझे अभी भी याद है स्टार्टिंग में से ही सर कॉन्सेप्ट और हमारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे वो अलग अलग हमारे नोटबुक्स वगैरह बनाते थे, तो उसका रेलेवेंस मुझे फाइनल तक पता चला था। तो वो एक चीज है जो मेरे को हमेशा याद रहेगी। आगे भी मैं कभी मैं एक एनजीओ के साथ भी एसोसिएटेड हूँ, शिलिन भी है, हम कभी बच्चों वगैरह को ही पढ़ाते हैं।
वो एक चीज मेरा हमेशा दिमाग में रहती है कि कॉन्सेप्ट समझाना बच्चे के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। बच्चा चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहे आप कितने भी कर लो, अलग कर लो, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अलग से रहनी बहुत जरूरी रहती है। तो वो चीज मैंने सर की टीचिंग से बहुत सीखी और मुझे बहुत अच्छी भी लगती है वो। इसीलिए आरके जी का इम्पैक्ट मुझे ये इस एंगल से बहुत रहा है कि आगे मैं अगर कभी किसी बच्चे को कुछ समझाने जा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चे को पढ़ाना कैसे, कि ताकि उसको अच्छे से कैसे समझ में आए। तो इसलिए मेरे को सर के साथ पढ़ के, आरके जी में पढ़ के ये चीज मुझे बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली है। इसके अलावा जो एक छोटी सी बात है जो सभी व्यूअर्स के लिए मैं बोलूंगा कि वो है कि ये मैंने पहले भी बोल दिया था कि जो थ्रू आउट सीए की जर्नी में बहुत सारे तरीके के आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, छोटे छोटे, जहाँ पे आपको शायद थोड़ा सा मूड ऑफ होगा या फिर थोड़ा सा रिग्रेट होगा कि यार यहाँ पे डिसीजन हमने सही लिया है कि नहीं। ऐसे ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे, बहुत तरीके के हो सकते हैं। मैंने आपको छोटे मोटे एग्जांपल दिए कि हम दोस्तों के साथ घूमने घूमने नहीं गए, तो आपकी लाइफ में अब बहुत और भी तरह के ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आपने वो एक देखा, अगर आपने सोच रखा है कि आपको एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो जैसे मैं जो कह रहा हूँ कि उस चीज को आप पत्थर की लकीर मान लो कि जब आप बन जाओगे जिस दिन, उस दिन ये चीजें बिल्कुल भी मैटर नहीं करेंगी। तो यही चीज है कि अभी आपको शायद थोड़ा सा लगेगा कि यार ये चीजें मैं थोड़ी सी चीटिंग कर लेता हूँ अपने डेडिकेशन के साथ, थोड़ी कमिटमेंट के साथ, लेकिन मैं चाहूंगा कि कोई भी इस चीज को अवॉइड ना करे। बहुत कंसिस्टेंट होकर मैं जैसे आपने शेड्यूल बनाया उस शेड्यूल को फॉलो करो, मेहनत करो, और वो भी थोड़े बहुत सैक्रिफाइसेस हो रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि वो फ्यूचर में कभी मैटर नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी बात बोली, दोनों ने बहुत अच्छी विजडम थॉट दिए अपने। तो मैं सभी बच्चों को भी ये बोलना चाहूंगा कि शायद आपने शिलिन और श्रीराम की जर्नी से कुछ इंस्पायरिंग चीजें निकाली होंगी, और कैसे इन्होंने अपना 11 से 12 से ही सीए बनने का सोचा था और अपनी सारी जर्नी स्टार्ट कर दी थी, और कैसे देख लीजिए इन्होंने ट्रेनिंग करा, पढ़ाई को मैनेज करा, फाइनल के एग्जाम को, प्रेशर को झेल लिया और सीए बन गए। और सीए बनने के बाद जो एक अलग रिस्पेक्ट रहती है वो आपके सामने ही है। तो आई होप बच्चों आपको आज का ये पूरा सेशन अच्छे से फ्रूटफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो, और कुछ इससे मोटिवेटिंग या कुछ इंस्पायरिंग बातें आपको पसंद आई।